हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल किस फॉर्म में नेचर के अंदर पाए जाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट और द कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मेटल जो है वो या तो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है नेचर के अंदर, या कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। तो जिस भी फॉर्म में ये मेटल्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। और क्या होता है? ओर्स क्या होता है? मिनरल्स दैट कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। मतलब मिनरल्स बहुत तरह के हो सकते हैं। मिनरल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, उसके अंदर मेटल पाए जाते हैं, लेकिन जिस मिनरल में से हमें मेटल जो है वो हाई परसेंटेज में मिलेगा और उसको निकालना प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए, उस मिनरल को ही हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। अच्छा, गेन। गेन क्या होता है? ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड द गेन। जो मिनरल्स होते हैं या ओर होता है उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, या तो सैंड की फॉर्म में या फिर सॉइल की फॉर्म, सॉइल और सैंड की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जो ओर है, ओर में से मेटल को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सारा प्रोसेस हम जानेंगे। तो जनरली यहाँ पे दो प्रोसेस होगी, एक रोस्टिंग होगा, एक कैल्सिनेशन होगा, एक रिडक्शन भी होगा। तो रोस्टिंग क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। सल्फाइड ओर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। जो सल्फाइड ओर होगा, सल्फाइड ओर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे और वो सल्फाइड और क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जैसा कि आगे हम रिएक्शंस के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब कैल्सिनेशन की बात करें, कैल्सिनेशन में क्या होगा? कार्बोनेट होगा। जो मेटल होगा, मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, तो उस मेटल कार्बोनेट को हम हीट करेंगे लिमिटेड एयर में। मतलब एयर नहीं होगी, एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे टू चेंज इनटू द मेटल ऑक्साइड। जब इसको हम हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? मेटल ऑक्साइड में। और जब इस मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन करा देंगे तो हमें प्योर मेटल फॉर्म मिल जाएगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि मेटल हमें तीन तरह के पाए जाते हैं। एक मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तीन तरह के मेटल्स जनरली हमको मिलेंगे, लेकिन कुछ मेटल हाई रिएक्टिव होंगे, कुछ मीडियम रिएक्टिव होंगे, कुछ बहुत ही लो रिएक्टिव होंगे। तो अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने अलग अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मेटल ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते, वो जनरली दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाएगा। तो कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, और सल्फाइड ओर का सिल्वर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। तो जो कार्बोनेट ओर होगा, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि जो कार्बोनेट ओर होगा उसको हम हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कह रहे थे। और जब हम इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड में, ऑक्साइड ऑफ मेटल। या फिर अगर मान लो हमारे पास सल्फाइड ओर है तो उसको जब हम हीट करेंगे एक्सेस एयर में, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, उस केस में भी हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब जब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल्स, तो हमें प्योर मेटल फॉर्म मिल जाएगा। ये तो हो गया प्रोसेस किसका? जैसे ही हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस जब हमें ओर के अंदर मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होगा कि जब हमें हाई लो रिएक्टिव वाले ओर्स मिलेंगे, तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जनरली लो रिएक्टिविटी मेटल सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के साथ कंबाइन होते हैं। तो सल्फाइड ओर का क्या कराते हैं हम? जैसे कि यहाँ पे देखा, सल्फाइड ओर का हमने क्या कराया? रोस्टिंग कराया। तो इस सल्फाइड ओर का भी क्या कराएंगे? रोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराएंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिला था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमको मेटल मिल जाएगा। आप उसे रिफाइन कर लेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। वहीं हम बात करें मेटल विद हाई रिएक्टिविटी।
मेटल विद हाई रिएक्टिविटी तो क्या करेंगे, हम इसको पहले मॉल्टन फॉर्म में ले आएंगे। हाई रिएक्टिविटी मेटल का जो ओर होगा उसे हम मॉल्टन स्टेट में ले आएंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर और प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस हम एक रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए आप समझते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो रिएक्टिविटी, लो एक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे मेटल प्रेजेंट होते हैं, जो कम रिलैक्स रिएक्टिव होते हैं, उनका अगर हमारे पास सोर है तो हम किस तरह से उसको उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जनरली वो सल्फाइड और में पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है, सॉरी मरकरी Hg, सिल्वर मरकरी सल्फाइड है। तो इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग कराते हैं। तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर का ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड मिला हमको, हम इसको फर्दर हीट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे रिडक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वहाँ पे सिर्फ हमें हीट करना है। तो इस HgO को हम हीट करेंगे और हमें मरकरी अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। तो ये हमें प्योर मेटल मिल गया। वहीं एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारे पास कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड को अगर हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की वजह से, मतलब रोस्टिंग है, तो ये भी रोस्टिंग है और ये भी रोस्टिंग है। तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ऑक्साइड मिलेगा। अब जिस कंटेनर के अंदर, जिस भी बर्तन के अंदर हम इसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा कॉपर सल्फाइड एकदम से कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। तो कुछ कॉपर ऑक्साइड बचा हुआ है और हम कॉपर सल्फाइड के साथ लगातार हीट करते जा रहे हैं, तो हमें कॉपर और कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मेटल सल्फाइड या सल्फाइड ओर से हमने किस प्रकार से प्योर मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब वो मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उससे हम किस प्रकार से, उनके ओर से हम किस प्रकार से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उसमें सल्फाइड ओर भी पाया जाता है और कार्बोनेट ओर भी पाया जाता है। तो सल्फाइड ओर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और ये सल्फर ऑक्साइड मिलेगा, डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये तो है हमारा रोस्टिंग। पर खैर रोस्टिंग ये भी था और ये भी रोस्टिंग है। अच्छा, इसको हम अगर बैलेंस करें, है ना, तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो मरकरी 2 है यहाँ पे, इसे 2 कर देंगे, सल्फर 1 यहाँ पे 2 कर देंगे, है ना, Hg2 सल्फर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, 2 और 2 दूनी 4 मतलब 6। तो यहाँ 3 लगा देंगे। अच्छा, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो Hg2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। कॉपर सल्फाइड ये ऑक्साइड है, कॉपर 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फर देखिए तो 2 और यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, 2 2 4, है ना। अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अच्छा 4 है, 2 2 4 है, यहाँ पे 4 लगाएंगे, है ना। अच्छा, सल्फर यहाँ पे एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे 1 है और सल्फर यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। कॉपर 2 है, 2 4, कॉपर 4, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 लगा देंगे। और वही बात अगर हम करेंगे, कॉपर यहाँ पे 2 दूनी 4 6, ये 6 हो जाएगा, है ना, ये बैलेंस हो गया। तो हम देखेंगे कि रोस्टिंग हो गया। और वहीं पे अगर मान लो कार्बोनेट और है तो हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये कार्बोनेट और को हीट करेंगे तो ऑप्शन ऑफ एयर, तो ये हो गया कैल्सिनेशन। और ये जो मेटल ऑक्साइड मिला, इसको हवा में रिडक्शन करा, तो रिडक्शन के लिए कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन रिएक्शन करी तो हमें प्योर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। तो ये तो हो गया रिडक्शन। अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड।
मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे। तो जिस प्रकार से हमने पीछे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड की, तो मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, और इसी लार्ज अमाउंट हीट के कारण जो मैंगनीज है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, और वहीं पे ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लिख सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस टू फॉर्म मैंगनीज और एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, और इसी एक्सोथर्मिक की वजह से ये मैंगनीज जो है मोल्टन फॉर्म में मिलता है। इवॉल्व हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस मेटल इन द मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म में जो मैंगनीज मिल रहा है वो हीट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब यहाँ पर है थर्मेट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली भी और ऊपर वाली भी। जैसे फेरस ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो फेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकलती है, और यही हीट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है फेरस जो है मोल्टन फॉर्म में मिलता है। और दिस रिएक्शन मतलब थर्मिट रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है? दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और द क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो मशीन पार्ट्स के बीच में क्रैक्स आया तो उनको जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन द अवर रिएक्शन द एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एसिड। इस वाली रिएक्शन और ऊपर वाली रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम है वो कैसे एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एसिड के फॉर्म के रूप में एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो ये एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो टॉप में प्रेजेंट होते हैं उन मेटल्स का हम किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था, जो टॉप में प्रेजेंट होते हैं उनके ओर्स को पहले मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसका क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मान लेते हैं हमारे पास एक और है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसको हमने मोल्टन फॉर्म में लिया है, और मोल्टन फॉर्म में लाने के बाद क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये हमारा सेटअप है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो एनोड है, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड है। तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये NaCl ब्रेक हो जाएगा किसमें? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अब प्लस वाला तो किस पे जाएगा? जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो ये इस पे जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? क्लोरीन जैसे ही आया तो इस पे ये आयंस की फॉर्म में तो डिपॉजिट नहीं होगा, ये एटम की फॉर्म में डिपॉजिट होगा इसके ऊपर। तो क्लोरीन का जो आयन है ये क्या करेगा? ये क्लोरीन का एटम बन जाएगा कैसे? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे इस पे आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर से चल दिया, दूसरी ओर चल देता है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई होगी? कैथोड पे जो Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है ये क्या बन जाएगा? सोडियम का एटम बन जाएगा, और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसके ओर से हम इस तरह से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मोल्टन फॉर्म में पहले लेके आएंगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद एनोड और कैथोड पे ये रिएक्शंस होती हैं। अब हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि किसी मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज है, तो उस इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना है, उसके अंदर से हमें प्योर मेटल निकालना है। तो जिसके अंदर से हमको मेटल को निकालना है उसको रखेंगे एनोड में, और जिस मेटल को निकालना है वही एक सेम मेटल को हम किस पे लेंगे? कैथोड पे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर से हमें कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर इसके अंदर से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड पे होगा वहां पे प्योर कॉपर होगा। तो ये क्या है? प्योर कॉपर। और अगर इसके अंदर से हमें कॉपर निकालना है तो ये जो सॉल्यूशन होगा किसका? कॉपर सल्फेट का होगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो प्लस वाला किस पे चला जाएगा? नेगेटिव वाले पे। अब
इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं। तो जब यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से एक कॉपर का आयन जब इस वाले इलेक्ट्रोड पे गया तो सॉल्यूशन के अंदर से एक कॉपर का आयन क्या हो गया, कम हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर से एक कॉपर का आयन इसमें आ जाएगा। लेकिन जब ये कॉपर का आयन इसमें आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा और इस कैथोड में देखो, कैथोड में क्या होगा, कॉपर का एटम इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा और ये कॉपर बना लेगा। कॉपर का एटम किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड ये पतला हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर के एटम लगातार डिपॉजिट होते जाएंगे और इसके अंदर से कुछ इम्प्योरिटीज निकलेगी, वो यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, एनोड के नीचे। इसलिए इसको हम कहते हैं एनोड मड, एनोड मड कहते हैं या फिर पंख भी कहते हैं, एनोड पंख। अब इसके बाद हम देखें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड। जो इम्प्योर मेटल था वो एनोड का बना था एंड स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड। जो प्योर कॉपर था वो किस पे था, कैथोड पे था। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमने यूज किया। एनोड मड, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। जो एनोड के बॉटम पे डिपॉजिट हुआ था इम्प्योरिटीज नॉन एज एनोड, उसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। अब देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल सरफेस कम इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर and moisture for a long period of time, then their surface become corroded. This is called corrosion। तब कोई भी मेटल एटमॉस्फेरिक एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय के लिए तो उसका सरफेस कोरोड हो जाता है, डैमेज होने लगता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कुछ कोरोजन का एग्जांपल है, जैसे सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। और आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उसको हम रस्ट कहते हैं। ये जो कोरोजन से हमें प्रिवेंट करने का कुछ प्रोसेस है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनाइजेशन और मेकिंग अलॉय। अलॉय, ये सारे प्रोसेस के द्वारा हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी मेटल को। अच्छा, अलॉय क्या होता है? अलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। 2 या 2 से अधिक मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं अलॉयस के जो कि एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टील जो होता है वो आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इन तीनों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का होता है। सोल्डर जो है लेड और टीन का होता है। और अमलगम जो होता है मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विद द मरकरी। अगर मरकरी के अंदर किसी भी मेटल का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है तो उस अलॉय को हम अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल खत्म होता है। थैंक यू।